हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत, आपका दोस्त। आप सबका बहुत रिकमेंड था कि आयकर में आप वीडियो बनाइए, तो आप सबका डिमांड को देखते हुए आज मैं आयकर के लिए वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। और आज मेनली मैं पीएससी मेंस के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को फोकस करूंगा। वो जो क्वेश्चन आया है 2012 और 2014 में, वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे उस प्रश्न को। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयकर, पिछले वीडियो में मैंने आपको दो तीन चीजें क्लियर करा दी थी, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। आज का हमारा टॉपिक है आयकर। तो सबसे पहले हम समझ लें कि आयकर होता क्या है। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि सरकार को देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसे कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेता है। तो बहुत सारे कर होते हैं, जैसे आपको पता होगा बिक्री कर होता है, और जो वेतन भोगी हैं उनसे आयकर वसूला जाता है, और ऐसे बहुत सारे कर है। बिजनेसमैन से कर ले रहे हैं हम, वो भी टैक्स पटाते हैं। तो भारत में टैक्स पेयर बहुत है, और उन टैक्स पेयर के पैसे से ही हमारा देश चलता है सुचारू रूप से। आप इसको भली भांति जानते हैं, इससे आप परिचित हैं। अब आयकर क्या होता है, तो स्पष्ट है नाम से ही, आयकर। ओके, जो वेतन भोगी हैं, वेतन भोगी मतलब वेतन भोगी, जिसकी सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, जिनको वेतन मिल रहा है। कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनकी आय बहुत ज्यादा होती है, वे भी टैक्स देते हैं। तो आयकर में हमको इस टॉपिक में कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता रहा हूं वो आप पहले ध्यान लीजिए। देखिए, एक तो आपका वृत्ति वर्ष आपको पता होना चाहिए। वृत्ति वर्ष, वृत्ति वर्ष क्या होता है? जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपका कहलाता है वृत्ति वर्ष। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आयकर कौन कौन पटाएगा, कौन देगा आयकर, भुगतान कौन करेगा, ये मैं आपको बता दिया। जो वेतन भोगी है वे तो करेंगे ही, साथ में बिजनेसमैन भी करेंगे। ओके, अब हमारा जो पीएससी का टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको ले जा रहा हूं। ओके, तो आयकर की गणना करनी है। क्वेश्चन आएगा आपका, थोड़ी देर बाद आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया और उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम उस पर चर्चा कर लें कि भाई क्या क्या गणना करनी होती है उसमें। तो मैं उसको सीरियल वाइज आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम आयकर के बारे में जानेंगे। तो आयकर में छूट, वो पहले जान लेते हैं कि किस किस भूमिका पर आयकर में हमको छूट प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा छूट प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये आयकर की धारा 80C में ये लिखा गया है कि 1 लाख रुपए तक अधिकतम छूट आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, छूट कैसे प्राप्त होगी ये भी आप देख लीजिए। देखिए, अभी कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, आपको मालूम होगा। तो इसमें बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये दान भी आयकर में छूट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष इसमें दान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जिसमें आपको छूट प्राप्त होगी, जो कि मैं आपको सीरियल वाइज लिख के बता देता हूं। ओके,
क्या क्या छूट होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, छूट कैसे छूट प्राप्त होगा ये आप समझ लीजिए। देखिए, यदि आप LIC बीमा कराते हैं तो आपको छूट प्राप्त हो सकता है आयकर में। यूलिप में जमा राशि, उसके बाद है आपका सामान्य भविष्य निधि, यदि ये होता है आपका और गृह ऋण, होम लोन लेते हैं आप, तो आपके मूल जो जमा धनराशि है वार्षिक आय के ऊपर आधारित होगा वो। ओके, फिर बच्चों का जो देय शिक्षण शुल्क है, जैसे आप बड़े बड़े कोर्सेज कराते हैं बच्चों को, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। समूह बीमा है, अंशदान है, सावधि जमा खाता यदि आपका है तो उसमें भी आपको छूट प्राप्त होगा। दान करना है आपको तो आप मंदिर जैसे ट्रस्ट में दान कर सकते हैं, या PM या CM का जो फंड होता है, राहत कोष, अभी जो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, यदि कोई विपदा आती है उसमें आप दान करते हैं तो भी आपको आयकर में छूट प्राप्त होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र यदि आप खरीदते हैं तो भी आपको छूट प्राप्त होगा। और लास्ट आपका वृद्धाश्रम में यदि आप दान करते हैं कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट में, तो भी आपको क्या होगा, छूट प्राप्त होगा आयकर में। क्लियर हो गया? तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, आपका बहुत काम आने वाला है ये। अब अपन आयकर की गणना में क्या क्या उपयोग होने वाले हैं, कौन कौन से टर्म आने वाले हैं, वे सारे टर्म के बारे में अभी जानेंगे। तो एक बेहतरीन टर्म मैं आपको बता दूं, इसके बाद उसी में, क्योंकि मेरे चर्चा करना है आप सबसे। देखिए, प्रतिशत को आप पहले समझ लीजिए कि भाई परसेंटेज कैसे निकलना है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा उस टॉपिक के लिए परसेंटेज को समझना अति आवश्यक है आपको। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। देखिए, 10% निकालना है कोई राशि का, कोई धन का, तो हम कैसे निकालें? बाय द वे, 1 लाख का 10% मुझे निकालना है। तो देखिए, 10% निकालने का मतलब क्या है, एक जीरो आपको खत्म कर देना है। ये आपका आंसर है 10% का। क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट हो गया। और यदि आपको 20% निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10% निकाल लीजिए। देखिए 10% हो गया, एक जीरो खत्म किया 1 लाख का। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 200 ये। ओके, ये बन गया आपका 20%। ऐसा ही आप 30% निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसका, 10% निकाल के। 10% निकालना बहुत ईजी है, जीरो हटा दीजिए, 10% निकल गया। क्लियर हो गया? अच्छा, बाय द वे इसको मैं आपके नियम कानून से हटाऊं तो क्या होगा, देखिए मेरे पास 1 लाख रुपया था, ये 1 लाख हो गया का 10%। तो भाई 1 लाख का मतलब आप जानते हैं गणित में मल्टीप्लाई होता है 10, और परसेंटेज का मतलब बटे में 100। तो ये 0 0 ऐसे कैंसिल होता तो भी उतना ही वैल्यू आता जितना आया है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो 1 लाख का 10% 10,000, 20% 20,000 और 30% 30,000। ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आपको कोई राशि का 50% पूछता है, 50%। तो 50% मतलब क्या होता है, 50, आधा। तो आधा कर लेंगे तो 1 लाख का आधा क्या होगा, 50,000। ये आपका 50% निकल गया। और 100% बोलता है तो 100% में जो वैल्यू दी है वही आपका आंसर है। 1 लाख का 100% क्या होगा, 1 लाख होगा। सो सिंपल। तो ये परसेंट वाइज आपको काम आना है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए कैसे निकालना है आपको। ओके, देखिए दोस्तों, आयकर की दरें हर साल, वित्तीय वर्ष मैंने आपको बताया अभी, तो हर साल जो आपका आयकर के दर है वो चेंज होते रहता है। आपने देखा होगा जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वहां बताया जाता है कि कितने रुपए तक आयकर में छूट प्राप्त होगा, और कितने से कितने में कितना परसेंट आयकर पटाना पड़ेगा, फिर कितने से कितने में कितना परसेंट पटाना पड़ेगा, वो चीजें हैं आपका। तो ये जो है हर साल चेंज होते रहता है। तो अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं अभी की कंडीशन क्या है। देखिए, आयकर की दर कैसे हमने बनाया, 2 लाख रुपए तक यदि आपका आयकर 2 लाख रुपए तक है
यदि आप सालाना 2 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको कोई भी शुल्क आयकर नहीं पटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर यदि आप 2 लाख 1 रुपया, देखिए 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हुआ आपका, कहां तक, 5 लाख तक, तो आपको 10% अपनी कमाई का 10% आयकर के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% आपको अपनी कमाई का टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर 10 लाख से अधिक हो गया तो आपको 30% देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये ऐसे दरें हैं जो क्वेश्चन में आएगा, तो जितना आने वाला है क्वेश्चन में वो सब पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो आगे। ओके, देखिए दोस्तों, मैं स्टेप क्लियर कर देता हूं आपको कि कौन कौन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा आयकर की गणना के लिए। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में वार्षिक आय दिया रहेगा। अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन में वार्षिक आय नहीं दिया है तो मासिक आय दिया रहेगा। तो एक साल में 12 माह होते हैं, इसलिए जो मासिक आय है उसको हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वार्षिक आय निकल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको प्रश्न में देखना है कि जो आयकर दाता है वो कहीं दान तो नहीं किया है, प्रधानमंत्री राहत कोष या कोई ट्रस्ट में दान तो नहीं किया है। और दान का आपको परसेंट भी देखना पड़ेगा। यदि वो 100% है छूट, तो आपको क्या करना है, वार्षिक आय में उसको माइनस कर देना है। बाय द वे 50% है तो 50% आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसका फिर जाके आपको वार्षिक आय में माइनस करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। पहले आप स्टेप क्लियर समझ ले। फिर ये दान दक्षिणा खत्म हो गया। आयकर में अपन क्या करेंगे, 2 स्टेप क्लियर कर दिया मैं आपको, ठीक है, वार्षिक आय और दान। फिर तीसरा आपका स्टेप आता है छूट योग्य राशि। जैसे मैंने आपको भी बहुत सारा बताया, LIC और आपका सामान्य भविष्य निधि PF, ठीक है। तो ये सब जो छूट योग्य राशि रहेगी उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके वार्षिक आय में माइनस करना है। तो हमारा नया क्या प्राप्त होगा, हमको कर योग्य राशि। और जो कर योग्य राशि रहेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आयकर की गणना करेंगे। तो आयकर की गणना के लिए मैंने आपको दरें बताई कि कौन कौन सा दर होगा। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से बताया था कि 2 लाख रुपए तक कोई भी आपको कर नहीं पटाना पड़ेगा। इस टाइप का वो जो क्वेश्चन में दर रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग आयकर की दरें होती है जो कि आपके क्वेश्चन में मिलेगा आपको। उससे अपन क्या करेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, फिर आयकर की गणना होने के बाद आपको क्या करना है, उसका शिक्षा उपकर निकालना है जो कि 2 या 3% होता है। जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो 3% ही रहता है, ठीक है। फिर यदि वो पहले से प्रति माह आयकर भर रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका शिक्षा उपकर के बाद जो आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, जो वो पटार है प्रति माह उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल आपका कुल देय आयकर प्राप्त हो जाएगा घटाने के पश्चात, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलेगा, आप अभी एग्जांपल में समझ जाएंगे उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। बस ये थोड़ा दान दक्षिणा आप ध्यान रखें, ठीक है। जो भी दान दक्षिणा होगा उसको सबसे पहले उसमें माइनस कर लेना आपके वार्षिक आय में। ओके, फिर अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका CGPSC मेंस में 2014 में पूछा गया है, जिसका शब्द सीमा है 250 शब्द और अंक है 20 मार्क्स के। एक्चुअली आयकर का जो प्रश्न है वो CGPSC मेंस में 2 बार पूछा गया है। एक तो 2014 में पूछा गया है और एक बार पूछा गया है 2012 में, और उस बार 40 मार्क्स के पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं अभी 2014 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे बनेगा वो, वैसा ही पैटर्न में 2012 का क्वेश्चन भी बनेगा। ओके, तो अभी आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखेगा, क्या प्रश्न है वो आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, आकाश की मासिक आय 75,000 रुपए है, वह PF अर्थात भविष्य निधि के लिए 3,500 रुपए प्रति माह जमा करता है। आकाश ने साल में LIC अर्थात जीवन बीमा 25,000 रुपए तथा PPF
की 15,000 रुपए की किस्त प्रीमियम भरी। साथ ही आकाश ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपए जो कि 100% छूट के साथ आपको प्राप्त होगा तथा अनाथालय में 16,000 रुपए 50% छूट के साथ दान किए। यदि आकाश अपनी मासिक आय में से पिछले 11 महीने से, देखिए पिछले 11 महीने से वो 8,000 रुपए आयकर देता है प्रति माह, 8,000 रुपया वो 11 माह तक आयकर दे चुका है, तो बचा सिर्फ अंतिम माह है, तो साल के अंत में उसे कितना आयकर और देना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा क्लियर बताया था कि कैसे आपको बनाना है आयकर के क्वेश्चन। तो उस पैटर्न के आधार पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था क्या क्या स्टेप आना है, स्टेप वाइज आप चलते रहिए, बनेगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो देखिए स्टेप है क्या। सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है ओके, आकाश की वार्षिक आय, आकाश की वार्षिक आय। तो आप क्वेश्चन में पहली लाइन में पढ़ें कि आकाश जो है वो प्रति माह 75,000 रुपए उसकी मासिक आय है। तो ये आपका 75,000 हो गया आपका। इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों करना है? क्योंकि मासिक आय बोला है तो आपको तो वार्षिक आय निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साल में 12 माह होता है इसलिए 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 0 0 0 और 12 पंजे 60 का 0, हासिल आएगा आपका 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 आपका हो जाएगा 90। ओके, तो ये 9 लाख रुपए वार्षिक आय है आकाश का। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहीं दान दक्षिणा तो नहीं हुआ है प्रश्न में, तो आप क्वेश्चन को क्लियर पढ़ें पहले कि कहीं दान दक्षिणा हुआ है क्या। तो आपको दिखेगा प्रधानमंत्री राहत कोष 10,000 रुपए 100% छूट के साथ दान हुई और अनाथालय में भी 16,000 रुपए 50% छूट के साथ दान किया गया है। तो सबसे पहले आपको दान को क्लियर कर लेना है। देखिए दान क्या हुआ है, दान दान किसमें हुआ, सबसे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष, राहत कोष। ओके, ये तो प्रधानमंत्री राहत कोष में आपका कितना हुआ है, 10,000 रुपए। ये कोष 10,000 रुपए। ओके, और 100% छूट के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 100% जब भी पूछेगा तो वही वैल्यू आपको लिखना है। देखिए 10,000 इंटू 100, अब इसका परसेंट निकालेंगे आप, तो 100% निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वही आएगा। देख लीजिए आप, ये देखिए डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास 10,000 रुपीज। फिर क्या किया है, अनाथालय में इसमें कितना 16,000 रुपए, इसमें क्या आपका 50% छूट है। तो ये सारा चीज आपको क्लियर करते जाना है फटाफट। देखिए 16,000 का 50%, देखो 50% निकालना मतलब आधा करना, मैंने आपको क्लियर बताया था। तो इसका आप 50% निकाल लें, 16,000 का मतलब गुना 50 और परसेंट है तो बटे में 100 लगा दीजिए आप, 0 0 कैंसिल कर लीजिए। कितना बचा आपका, 16 पंचे 80 और 0 आपके पास 2। ओके, तो हो गया आपका 8,000। तो कुल दान कितना हो गया, कुल दान आपका 10,000 प्लस 8,000, तो टोटल हो गया आपका 18,000 रुपए दान। ओके, ये हो गया। अब इस दान को क्या करेंगे हम, वार्षिक आय में घटा देंगे, तो आपका निकलेगा शेष वार्षिक आय। कितना, 9 लाख है आपके पास,
9 लाख में आप घटा रहे हैं मात्र 18,000 रुपए, तो क्या हो जाएगा आपका 8,82,000 रुपए। ये आपका क्या हो गया, वार्षिक आय निकल गया। ठीक है, शेष वार्षिक आय हो गया आपका 8,82,000 रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छूट योग्य राशि। छूट योग्य राशि तो किस किस फील्ड में छूट मिलता है वो मैं आपको बता चुका हूं, वही आप क्रम से लिखते जाइए जो क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन में आया है आपका पीएफ, पीएफ, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि। इसमें वो प्रति माह क्या करता है, 3,500 रुपए है, 3,500 रुपए प्रति माह है। तो आपको, क्योंकि हमको सब चीज वार्षिक में लेना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 और 12 पंचे 60, कैरी आपका 6 हो जाएगा, फिर 12 3 36 और 36 और 6 42। ठीक है, तो ये 42,000 रुपए आपका क्या हो गया, पीएफ में वो जमा करता है। सेकंड है आपका एलआईसी। एलआईसी आप जानते हैं, जीवन बीमा। इसमें सालाना किस्त वो जमा करता है 25,000 रुपए का। ओके, 25,000 रुपए का सालाना किस्त वो जमा करता है। फिर है आपका टीपीएफ। इसमें क्या करता है वो, 15,000 रुपए का सालाना किस्त जमा करता है। तो सालाना है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निकालेंगे कुल छूट योग्य राशि। छूट योग्य राशि देखिए कुल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये सबको जोड़ दीजिए आप। कितना है आपका 42,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कैलकुलेशन कहीं भी बाय मिस्टेक भी गलती नहीं करनी है। यदि आप ऊपर में गलती किए तो पूरा नीचे गलत, इसलिए आपको स्टेप वाइज चलना है और क्लियर कट अच्छे से बनाते हुए चलना है। अभी सबको आप प्लस करेंगे, कितना आएगा 0 0 0, आपका 82,000 रुपए। ठीक है, 82,000 रुपए क्या हो गया आपका कुल छूट योग्य राशि। अब छूट योग्य जो राशि है आपकी, उसको क्या करेंगे अपन, वार्षिक आय से माइनस कर देंगे। तो देखिए कर योग्य राशि निकल जाएगा आपका, कर योग्य राशि। तो हमारा वार्षिक आय कितने का था, 8,82,000, ये हमारा वार्षिक आय था। इसमें हम 82,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 8 लाख रुपए। अब इस पर क्या करनी है हमको, आयकर की गणना करनी है। ओके, आयकर की गणना। अब देखिए आयकर की गणना करनी है तो हमको क्वेश्चन में जो दर दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन में दिखा होगा कि लास्ट में दर दिया रहता है हर एक आयकर क्वेश्चन में, तो उस दर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो हमारे क्वेश्चन में दर क्या दिया है, ए 2 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं लगेगा आपको, 0। ओके, 2 लाख रुपए तक आपको कोई भी कर नहीं लगेगा। बी नंबर है आपका 2,01,000 रुपए से 5 लाख तक। कितना परसेंट दिया आपके क्वेश्चन में, 10%। अब आपको क्वेश्चन में यह देखना है, जो आप अभी निकाले हैं कर योग्य राशि, क्या वो 2 लाख और 5 लाख के अंदर में आता है, बताइए मेरे को। आता है क्या 8 लाख, नहीं आता है, इससे ज्यादा है वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 लाख में 2 लाख को माइनस करना है और इसका 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे कि 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना, 3 लाख आएगा। अब 3 लाख का अपने क्या निकाल लेना है, 10%। तो 10% निकालना मतलब मैंने बताया था 1 0 कम कर देना। 3 लाख का 1 0 कम करूंगा तो क्या होगा, 30,000 होगा। बट उसको कैलकुलेशन में आपको दिखाना पड़ेगा कैसे होगा वो। ठीक है, का मतलब गुना हो जाएगा 10, और देखिए परसेंट लगा हुआ है तो आप सॉरी
जहां भी परसेंट लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, उसमें बटे लगा लेंगे 100। ये 0 0 आपका कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका 30,000 रुपए। देखिए कितना शॉर्ट कैलकुलेशन हो रहा है। ओके, फिर क्या करना है आपको, देखिए आप स्टेप एकदम क्लियर समझते जाइए। ये बी हो गया आपका। सी नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर आपके आयकर के दर में दिया होगा कि 5,01,000, सॉरी 5,01,000 रुपए, 5,01,000 रुपए से 10 लाख तक, 10 लाख तक कितना परसेंट, 20%। अब आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से तो आपको यहां समझ आएगा। ये देखिए, ये जो आपका 8 लाख है वो 5,01,000 रुपए से 10 लाख तक के बीच में आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, जो आपका 8 लाख है उसको अपन माइनस करेंगे 5 लाख से, और इसका क्या निकाल लेंगे अपन, 20% निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 3 लाख आएगा, 8 में से 5 गया 3, तो 3 लाख का 20% निकालेंगे अपन। तो निकाल लीजिए 3 लाख का 20% का मतलब गुना हो गया 20 और परसेंट का मतलब बटे में 100 हो गया। 0 0 कैंसिल कर लीजिए आप, तो 3 दूनी 6 और आपके पास कितने जीरो बचे, 4 लगा लीजिए सर, 60,000 रुपए। ओके, अब कुल कर या आयकर भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी A प्लस B प्लस C। तो A का वैल्यू आपको पता ही है 0 था, फिर B का वैल्यू क्या है आपका 30,000 था, फिर C का वैल्यू क्या है आपका 60,000 है। तो कितना हो गया टोटल, 90,000 रुपए। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 90,000 रुपए आपका। फिर आप क्वेश्चन के अंत में देखेंगे तो आपको एक शिक्षा उपकर करके मिलेगा, ठीक है। तो शिक्षा उपकर निकालेंगे आप, शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, 3% दिया हुआ है आपको। तो आप 90,000 का 3% निकाल लीजिए। तो 90,000 गुना 3, और ये हो जाएगा आपका बटे में 100। 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 9 दिया 27 और डबल 0, तो हो गया 2,700 रुपए। ये क्या निकल गया अपना, शिक्षा उपकर। तो कुल देय आयकर, देय आयकर क्या हो जाएगा, कुल देय आयकर 90,000 रुपए तो आपको देना ही है, प्लस शिक्षा उपकर और देना पड़ेगा आपको 2,700 रुपए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0,072 और हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 92,700 रुपए। ओके, 92,700 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा, कुल देय आयकर देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, आपने प्रश्न में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं जो आकाश है वो प्रति माह कुछ पैसे पहले से ही आयकर के रूप में पटा रहे हैं। कितना पटा रहे हैं, 8,000 रुपए, और कितने महीने तक पटाया है, 11 महीने तक पटाया है। तो चूंकि 11 माह में जमा किया गया कर, चूंकि 11 माह में जमा किया गया कर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए हर माह, वो 11 माह तक पटा रहे तो हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 88,000 रुपए वो जमा कर चुका है अभी तक। ओके, तो टोटल जो देय आयकर था वो था 92,700 रुपए, उसमें से 88,000 रुपए पहले से जमा कर चुका है, अतः शुद्ध देय आयकर अंतिम में 11वें महीने के बाद 12वें माह में या अंतिम माह में कितना देगा, वो कितना देगा। हमारे पास पहले 92,700 रुपए था कुल आयकर, इसमें से हमने कितना पटा दिया,
88,000 रुपये पटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास? 4700 रुपये मात्र। ओके, इतना आयकर आपको पटाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः आकाश के द्वारा 4700 रुपए मात्र अंतिम माह में आयकर के रूप में देना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों ये पूरे टॉपिक लाइन से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर किया है। कोई भी अगर स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और जरूर आप वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जिनको इसकी अधिकतम आवश्यकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।